तो हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम कैसे रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि अगर हमारे पास आज के टाइम पर अगर फ्लावर जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लकी है या नहीं, थोड़ा हम बात कर सकते हैं इस रिगार्डिंग। मतलब क्या कि अगर हम प्लांट में से हम परफ्यूम निकाल रहे हैं, उसके अंदर कलर्स होते हैं, वो हमको अट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए तो होती ही होती हैं। और क्या करती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको हेल्प करती हैं किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करती हैं। और हमको पता है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और एक अच्छी खासी डाइवर्सिटी शो करते हैं। डाइवर्सिटी बोलूँ या अलग अलग रेंज शो करते हैं किसके रिगार्डिंग कि पेटल का कलर कैसा है, उसके अरेंजमेंट कैसे, उसके फ्रेगरेंस कैसा है, उसके अंदर नेक्टर कैसा है, इस चीज़ की रेंज दिखाते हैं, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि उनके पास फर्टिलाइजेशन हो और उनके पास अपना एक एंड प्रोडक्ट हो जो कि है फ्रूट एंड सीड। ठीक है, अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो फैसिनेटिंग करते हैं हमें, क्योंकि वो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू में बहुत जगह हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लावर क्या है कि फ्लावर जब भी बनता है तो जो प्लांट है उसके लिए फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। ठीक है, ये साइट है जहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब भी फ्लावर हमको एक्चुअली में दिखता है उससे पहले होता है कि प्लांट जो है एक डिसीजन लेता है बहुत सारे अंदर ही अंदर, जो कि कुछ हार्मोनल्स होते हैं और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस प्लांट जो शो करता है। ठीक है, वो शुरुआत लेता है स्ट्रक्चर को और उसको डिफ्रेंशिएशन और आगे फर्दर डेवलपमेंट करके वो फ्लोरल प्राइमोडियम बना के वहाँ से फ्लावर को क्रिएट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस से जब बन जाता है तो उनके पास फ्लोरल बड होती हैं जो आगे रह के अपने आप को फ्लावर में कंटेन करती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका नाम एंड्रोशियम कहते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास है स्टेमन। ठीक है, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है लॉन्ग स्लेंडर जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट, एक होता है बाइलोब्ड जिसे हम बोलते हैं एंथर। उसके प्रोक्सिमल एंड पर फिलामेंट होता है। ठीक है, जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड है वो थैलमस या बोलूँ तो पैटल ऑफ द फ्लावर पे जाके अटैच होता है। अब जो नंबर है, जो लेंथ है स्टेमन की, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। ठीक है, अगर हम एंथर को उठा के देखें तो वो बाइलोब्ड दिखता है और उसके पास दो थीका होते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डायथीकस बोलते हैं। अगर हम उसको लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट ग्रुप सेपरेट करें, मतलब ये चीज़ आ रही है, इसको बोलो ये ग्रुप्स हैं जो इसके थीका को सेपरेट करने में हेल्प कर रही है। जब हम इसके ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो हमको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए हम उसके अंदर बोलते हैं कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये इनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं ये। ठीक है, अगर हम बोलें ये तो एक लोब ये रहा, 200 लोब ये रहा और हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। तो यहाँ पे बोला ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो बोला कि माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे रह के क्या बोलता है, पोलन सैक में डेवलप होता है। ठीक है, और पोलन सैक आगे रह के इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन बनते हैं। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो हमको ट्रांसवर्स सेक्शन देखना पड़ेगा। इसके अंदर 4 लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, टपेटम। ऊपर की 3 लेयर जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए काम करती है और हेल्प करती हैं डायसेंस ऑफ एंथर। जब पोलन ग्रेन निकलता है तो उसमें निकलने में हेल्प करती हैं। और जो सबकी सबसे इनरमोस्ट लेयर है, नाम है टपेटम, काम करती है नरिशमेंट, किसको नरिशमेंट करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को डेवलप करने का काम करती है। अब जब क्या बात कर रहे हैं, जब एंथर जो यंग होता है तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो होमोजीनस सेल्स होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। और यही स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ पर है, यह माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है। मतलब क्या कि इसके अंदर जो ये टिश्यू हैं यंग सेल में हम इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब क्या कि एक सेल जनरेशन ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू काम करता है मेयोटिक डिवीजन ऑफ क्या फॉर्म करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड की बोलते हैं, क्योंकि ये 4 पोलन ग्रेन बनाते हैं और चारों के चारों आपस में चिपके रहते हैं। तो क्या बोला है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसका कोई भी सेल में उठा के देख लूँ तो हर एक किसी के पास पोटेंशियल है कि वो पोलन ग्रेन या बोलूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल बन सकता है। अब जब माइक्रोस्पोर मदर सेल ये बोलूँ तो पोलन मदर सेल से जब हम म्यूसिस करवाते हैं और हमारे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब क्या, पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा और हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। इस प्रोसेस को मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलता हूँ।
ठीक है। पर जब पोलन माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा तो ये जो पोलन हम बनाए हैं हमने वो कैसे होंगे, माइक्रोस्पोर क्लस्टर की फॉर्म में इकट्ठे होंगे। और जब वो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, तब अपने एक दूसरे से डिसोशिएट होके तब ये अपने आप को मैच्योर पोलन ग्रेन बोलेंगे। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स माइक्रोस्पोर्स होते हैं। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक्चुअली में है क्या, मेल गैमेटोफाइट है। अगर हमको ज़्यादा अच्छे से देखना है तो हिबिस्कस प्लांट है जिसके अंदर हम टच करें तो येलो पाउडरी पोलन ग्रेन हमारे फिंगर पे टच हो जाते हैं। फिर आगे बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर हम पोलन ग्रेन की आर्किटेक्चर देखेंगे तो वो अलग रहता है साइज में, शेप में, कलर में और डिज़ाइन में। अगर हम पोलन ग्रेन के शेप के बारे में बात करते हैं, स्फेरिकल शेप का होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर वो भी डायमीटर दे रखा है। इसके ऊपर 2 लेयर होती है, एक आउटर वाली जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। इसकी खासियत क्या है कि ये मोस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब क्या ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और कोई भी अभी तक हमको एंजाइम नहीं पता जो इसको डिग्रेड कर सके। ठीक है, आगे बात ये कर रहा है कि अगर पूरी एक्साइन में एक जगह होती है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं जम, और यहाँ पे क्या होता है स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। अब पोलन ग्रेन जो होते हैं वो प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल की तरह बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है स्पोरोपोलिनिन है, काफ़ी लंबे समय तक अपने सीड को बचा के रख सकता है, सीड को नहीं पोलन ग्रेन को। आगे बात कर रहे हैं कि क्या हमारे पास जो इनर सेल वॉल है वो पोलन ग्रेन की वो इंटेंस से बनी होती है, कैसे होती है, थिन होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मा है पोलन ग्रेन का वो सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करें पोलन ग्रेन के अंदर जब मैच्योर होता है तो 2 सेल्स होते हैं, पहला वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो हमारे पास बिगर होता है, अबंडेंट होता है, इसके अंदर फूड रिजर्व रहता है, ये इसका न्यूक्लियस है वो इरेगुलरली होता है, लार्ज होता है। ठीक है, पर जब हम जनरेटिव सेल के लिए बात करें तो वो छोटा होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म किसके, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, जो उसका शेप है स्पिंडल शेप का होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म में हम देखेंगे तो हमारे पास 2 सेल स्टेज होती है। 2 सेल कौन कौन से होते हैं, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये 2 सेल स्टेज का दिखा रखा है हमको। ठीक है, और बच्चे कुछ जितने भी हमारे पास है 40% एंजियोस्पर्म है, उसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है और 2 मेल गैमेट बनाता है। तो हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल हो गया, 2 मेल गैमेट हो गए, तो मिला के 3 सेल हो गए, तो हम बोलते हैं इसको 3 सेल स्टेज। अब क्या बात कर रहे हैं कि कुछ पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्पीसीज कोज करते हैं, एलर्जी कोज करती है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कोज करते हैं, जो कि लीड करते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कोज करता है। हमारे पास एक एग्जांपल है पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं। इंडिया में आया था इम्पोर्टेड वीट के साथ, मतलब वीट का कंटेनर आया था उसके अंदर आ गया था, तो ये यूबिक्यूटस से मतलब एकदम से बहुत ही ज़्यादा फैला था, जिसकी वजह से पोलन एलर्जी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई थी। अब क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं, तो आज के टाइम पे फैशन बन गया इसको टैबलेट में लेना एज अ फूड सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं टैबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, ये मार्केट में बिके रहे हैं, और ये क्लेम करते हैं कि इंक्रीज़ करते हैं एथलीट की परफॉर्मेंस और रेस वाले घोड़ों की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करते हैं। हमारे पास बी पोलन नाम की टैबलेट है जो इंग्लैंड से बनी हुई है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर एक बार पोलन जो है वो सेट हो गया किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तो अपनी वायबिलिटी लूज़ करता है, तो उसको फर्टिलाइजेशन में आना ही पड़ता है बहुत जल्दी। तो क्या होता है कि वायबिलिटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है हर स्पीसीज टू स्पीसीज, वो डिपेंड भी करता है कि टेम्परेचर क्या है वहाँ का और ह्यूमिडिटी क्या है। जैसे कि कुछ सीरियल्स के एग्जांपल ले लें, जैसे व्हीट और राइस, अगर एक पोलन ग्रेन बन गया तो उसको फर्टिलाइज करने के लिए 30 मिनट ही मिलते हैं, वरना उसके बाद वो फर्टिलाइज नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं रोजेसिए, लेग्यूमिनेसिए और सोलेनसिए, इनके लिए वायबिलिटी कितनी है, 1 महीने की है। अब क्या बात करते हैं, बहुत जगह जैसे कि स्टोर करते हैं हम सीमन को, जहाँ पे स्पर्म को स्टोर करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, उसी प्रकार हम आज के टाइम पे स्टोर करते हैं पोलन ग्रेन को अलग अलग नंबर ऑफ स्पीसीज के लिए कुछ सालों के लिए। कहाँ पे करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, और उस जगह को बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो अब हम बात करते हैं पिस्टल के लिए, जिसके नाम बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजियम, जिसको ओविल बोलते हैं, और एम्ब्रियो सैक उसके अंदर होता है। अब क्या बात करें कि हमारे पास गाइनोसियम है जो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर पिस्टल जो है वो एक हुआ तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, क्योंकि हमको पता है पिस्टल और कार्पल एक ही बात बोलते हैं। अगर ज़्यादा पिस्टल हुए तो मल्टी कार्पिलरी, अगर वो एक से ज़्यादा हुए और आपस में फ्यूज हुए तो सिनकार्पस, एक से ज़्यादा हुए अलग अलग हुए एपोकार्पस। और हर पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल
ओवरी। स्टिग्मा क्या है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल क्या है? एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है किसके नीचे? स्टिग्मा के नीचे। बल्ज पार्ट जो होता है पिस्टल का वो है ओवरी। ठीक, ओवरी के अंदर जो जगह होती है ओवेरियन कैविटीज या बोलूँ मैं लोक्यूल, वहाँ पे प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, उस ओवेरियन कैविटी के अंदर हमारे पास प्लेसेंटा होता है। अब हमारे पास एग्जांपल है, अगर नंबर ऑफ ओव्यूल सिंगल हुए काम किस किस्म होते हैं? वीट, पैडी, मैंगो। अगर ज़्यादा हुए तो पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। और हमारे पास कुछ एग्जांपल है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, एग्जांपल पेपरवर MSP। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, एग्जांपल है माइकेलिया, इसका है AGM। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना पड़ेंगे दोनों एग्जांपल्स। आगे बात करते हैं हमारे पास मेगास्पोरेंजियम। बोले तो ओव्यूल की बात करें, ओव्यूल जो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा से अटैच होता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फनिकल। मतलब कि हमारे पास ये ओव्यूल है, यहाँ पर ये ऐसे फनिकल, ये होता है फनिकल बीच में। ठीक है, अब क्या है कि जब बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज करती है फनिकल के साथ, ओव्यूल और फनिकल जहाँ फ्यूज करते हैं इसको बोलूँगा मैं हाइलम। ठीक है, और ये जो निकल रहा है इसको बोलूँगा फनिकल, इस जगह को बोलूँगा मैं हाइलम। ठीक है, अब क्या बात कर रहा है कि जो हर ओव्यूल है उसके पास 2 लेयर होती है, प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। अब इंटेग्यूमेंट पूरा को कवर करता है, बस एक जगह को छोड़ देते हैं जहाँ पर क्या होता है, देखो इस इंटेग्यूमेंट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये ओव्यूल है, इसके ऊपर 2 लेयर होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है ये। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस को कंटेन करना है, पर एक जगह पे इंटेग्यूमेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में हमारे पास क्या होता है, चलाजा एंड होता है। ठीक है, अब क्या बात करें, इंटेग्यूमेंट जो है वो क्या कर रहा है कि मास ऑफ द सेल होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बात करते हैं लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर कहाँ से होता है, मेगास्पोर मदर सेल से स्टार्ट होता है, हम उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो कहाँ पे होती है, माइक्रोपाइल के अंदर होती है। मतलब हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, अभी इसके पास वाला जो न्यूक्लियस होगा उसमें से कुछ सेल्स अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेंगे और मियोटिक डिवीजन करेंगे। अब मियोटिक डिवीजन करेंगे तो हमारे पास ऐसा करके 4 सेल बनेंगे। ठीक है, पहले अकेला था 1 2, फिर ऐसे करके 4 मेगास्पोर बन गए हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, हमने ये बात करी कि MMC मेगास्पोर मदर सेल म्यूटेट डिवीजन करता है और म्यूसिस करता है। रिजल्ट क्या होता है कि उसके पास 4 मेगास्पोर मदर सेल आ जाते हैं, पर उसमें से जो होता है वो एक ही फंक्शनल करता है, एक ही फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट या बोलूँ तो मैं एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एक ही एम्ब्रियो, एक ही मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं सिंगल मेगास्पोर से बनने वाले को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हुआ कि पहले बार जो न्यूक्लियस है उसके जो फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करता है माइटोटिकली। देखो 4 बने थे, 3 खराब हो गए, ये डिवाइड कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा, तो 2 माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, 2 न्यूक्लियस बने। फिर ऐसे करते करते ये 2 बनाते हैं, फिर 2 और सीक्वेंस होते हैं, फिर 4 न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस। पर इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करी गई है क्या कि जो हमारे पास जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं। मतलब क्या कि डिवीजन के बाद वहाँ पे इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। वो कब स्टार्ट होता है, जब वो 8 न्यूक्लियस वाले स्टेज पर आते हैं उसके बाद होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जब सेल वॉल बन जाती है उस वाले स्टेज को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं या बोलूँ एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। पर उस टाइम पर भी 8 में से 6 न्यूक्लियस के पास सेल वॉल होती है, 2 के पास नहीं होती। तो 2 के पास नहीं होती, उन दोनों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और जो किसके नीचे होते हैं, वो एग एपरेटस के नीचे होते हैं हम, और लार्ज वाले सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। एक्चुअली में जो ये वाला डायग्राम बताना चाह रहा है, हमारे पास 3 सेल ये रहे, 3 सेल ये रहे और ये रहे। ठीक, और ये जो बीच वाले ये जो स्ट्रक्चर ये, इसको बोलूँ मैं सेंट्रल सेल। ठीक है, और एग एपरेटस के नीचे है पोलर न्यूक्लिया। याद रखना है, डायग्राम हमें उल्टा दे रखा है। एक्चुअली में अलग अलग फॉर्म्स होती है, तो उसकी एक फॉर्म में जो एनाट्रोपस वो उल्टी है, तो वही डायग्राम दे रखा है। तो याद रखना, एग एपरेटस के नीचे पोलर न्यूक्लिया होता है।
आगे बात करते हैं एग एपरेटस होता है कि एक्चुअली में सिनर्जिड 2 और एक एग सेल को मिला के एग एपरेटस बोलते हैं। फिर क्या बोला कि 3 सेल जो होते हैं माइक्रोपाइल के पास होते हैं, उसे हम बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड आते हैं, एक एग सेल आता है। सिनर्जिड क्या है, उसके ऊपर एक सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर टिप के ऊपर, हम उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, काम क्या है कि वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को, एंट्री कराता है सिनर्जिड के अंदर, ठीक है। और जो 3 सेल जो चला सा एंड के ऊपर है, हम उसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। तो ये जो मैच्योर्ड फॉर्म है एम्ब्रियो सैक की या फीमेल गैमेटोफाइट की, उसकी स्टेज है 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। अब बात करते हैं हमारे पास पोलिनेशन की। तो पोलिनेशन के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि हमको पता है कि दोनों गैमेट होते हैं हमारे पास, वो कैसे है, नॉन मोटाइल। तो हमको कहीं ना कहीं हमको लेके आने पड़ेंगे वो पास में, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पोलिनेशन एक मैकेनिज्म है जिससे हम अपना ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करते हैं, जहाँ पर हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं स्टिग्मा से लेके, ठीक है, स्टिग्मा तक, ठीक है। तो मतलब क्या पोलिनेशन क्या है कि हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं एंथर से लेके स्टिग्मा तक, उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। अब क्या बोलेंगे, हम पोलिनेशन 3 तरह के हमने बांट रखा है। पहला है कि ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या है कि सेम फ्लावर और सेम प्लांट, दोनों चीज़ सेम रहती है, ठीक है। उसके अंदर हम बात करते हैं क्या कि ऑटोगैमी क्या होती है। तो ऑटोगैमी क्या है कि इसमें 2 तरह के फ्लावर आते हैं। पहला कि फ्लावर ओपन होंगे, अगर फ्लावर ओपन होंगे तो अगर उनको आपस में फर्टिलाइजेशन करना है तो दोनों कम्प्लीटली ऑटोगैमस हो, ये थोड़ा सा कम है, रेयर है, क्योंकि वो एक्सपोज रहते हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे उनको क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोगैमी करनी पड़ेगी, मतलब सेम टाइम पे मेल और फीमेल गैमेट रिलीज करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा पास होने चाहिए, तभी होगा सेल्फ पोलिनेशन। पर हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जैसे वोइला ऑक्जेलिस कॉमेनलिया, जिसके अंदर कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर दोनों तरह के होते हैं। कैस्मोगैमस वो फ्लावर होते हैं जिनके अंदर मेल एंथर और स्टिग्मा दोनों ही एक्सपोज्ड होते हैं, और क्लिस्टोगैमस वो होते हैं जो ओपन नहीं होते। अगर वो ओपन नहीं होते तो ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके एंथर और स्टिग्मा जो है वो दोनों ही क्लोज लाइट टू ईच अदर होंगे, ठीक है। तो दोनों ही जो होंगे एंथर डाइसेंस होंगे फ्लावर बर्ड के साथ। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि क्लिस्टोगैमस जो इनवेरिएबली ऑटोगैमस ही पक्का होगा, वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का। भले ही वहाँ ऐसा बोल सकता हूँ कि वहाँ पे श्योर सेट सीड बनने वाला है, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है भले ही पॉलिनेटर हो या ना हो, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में क्या है कि फ्लावर दूसरा होता है, प्लांट सेम होता है। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाने के लिए कहीं ना कहीं उसको पोलिनेटिंग एजेंट लगेगा, पर प्लांट एक है तो जेनेटिकली सेम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो क्रॉस पोलिनेशन तो तब भी होती है। आगे बात करते हैं जीनोगैमी में क्या है, प्लांट और फ्लावर दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो ये जेनेटिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन की, हम एक से जगह से दूसरी जगह पोलन ग्रेन कैसे ले जाएंगे। तो एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। तो एबायोटिक और बायोटिक में जो होता है वो बायोटिक वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, और छोटा सा ही पोर्शन है प्लांट का जो एबायोटिक वाले चीज़ें यूज़ करता है। एबायोटिक में थोड़ा सा ना चांस फैक्टर आ जाता है, तो एबायोटिक में हमारे पास चांस फैक्टर आ जाता है, तो उसको कंपनसेट करने का एबायोटिक में आता कौन है, विंड और वाटर आता है। तो उस चांस फैक्टर मतलब क्या, चांस फैक्टर मतलब क्या, पोलन ग्रेन निकला तो सही एंथर से पर स्टिग्मा तक पहुंचा नहीं है। तो उस चांस फैक्टर को कंपनसेट करने के लिए, उस अनसर्टेनिटीज को कंपनसेट करने के लिए प्लांट एक टेक्निक अपनाता है, उसको बोलते हैं कि भाई अगर फ्लावर जो है वो इनॉर्मस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बना दे, इतने ज़्यादा बना दे कि अगर ख़राब भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो पहुँचेंगे ही, ठीक है। और एबायोटिक में भी वाटर और विंड से ज़्यादा विंड जो है प्लांट प्रीफर करते हैं पॉलिनेशन कराना। अगर मुझे विंड से पॉलिनेशन करानी तो मुझे पोलन ग्रेन के अंदर कैसे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, पहला वो हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिक होना चाहिए, और उसका स्टेमन एक्सपोज होना चाहिए बाहर की तरफ, कि हवा आए तो वो उड़ा के ले जा सके उसे, वो ईजिली डिस्पर्स हो सके हवा के अंदर। और क्या, स्टिग्मा फीदरी होना चाहिए कि वो कैच कर सके, ठीक है। और अधिकतर जो विंड से पोलिनेट करता है फ्लावर, उनके पास सिंगल ओव्यूल ही होता है, ठीक है। और हर ओवरी के अंदर और न्यूमरस फ्लावर भी होते हैं, ठीक है। आगे बात करें, जो विंड पोलिनेशन है वो क्वाइट कॉमन है किसके अंदर, ग्रासेस के अंदर, क्योंकि वाटर से पोलिनेशन कराने के लिए थोड़ा सा रेयर है। रेयर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लिमिटेड है, वो 30 जेंड्रा को ही कवर करता है, वो भी सिर्फ मोनोकोटिलिडन के लिए। अब क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास वाटर अगर चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, वेलिसनेरिया और हाइड्रेलिया, ठीक है। फ्रेश वाटर के लिए जो वाटर में रह के
पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। मतलब कि पोलिनेशन किससे करवा रहे हैं, वो वाटर से करवा रहे हैं। अगर वो मैरीन वाटर, अगर हम फ्रेश वाटर का एग्जांपल देखें तो वेल्सिनेरिया और हाइड्रेलिया, और मैराइन वाटर का एग्जांपल देखें तो जोस्टेरा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट पानी में रह रहा है वो पोलिनेशन पानी से कराए। हमारे पास एग्जांपल है वाटर लिली और वाटर हाइकिंथ, ये दो एग्जांपल हमारे पास, वाटर लिली और वाटर हाइकिंथ। ये दोनों ही प्लांट पानी में रहते हैं पर पानी से पोलिनेशन नहीं कराते, ये कराते हैं इंसेक्ट या विंड से, ठीक है। क्योंकि इनके जो फ्लावर इनॉर्मस लेवल अबव होता है वाटर लेवल से। अब एग्जांपल लेते हैं हमारे पास वेलिसिनेरिया में क्या है, तो फीमेल फ्लावर है वो रीच करता है सरफेस पे लॉन्ग स्टॉक की वजह से। जो मेल फ्लावर है पोलन ग्रेन वो भी रीच करता है सरफेस ऑफ द वाटर, और वो कैसे ऊपर जाता है, वाटर के करंट से जो पैसिवली जाता है उसकी वजह से जाता है, ठीक है। इवेंचुअली वो जैसे तैसे फ्लावर वहाँ फीमेल फ्लावर तक पहुँच जाता है, ठीक है। पर दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, सी ग्रास, जो वाटर के अंदर ही रहता है, वो सबमर्ज रहता है वाटर के अंदर। तो पोलन ग्रेन वो रिलीज़ करता है, और वो पोलन ग्रेन जो है वो स्पीसीज जो है उनकी कैसे होती है, वो लॉन्ग रिबन लाइक होती है और पैसिवली फ्लोट करती है वाटर में, और वो भी जैसे तैसे पहुंच जाती है स्टिग्मा के पास पोलिनेशन करते हुए और फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अब जो भी वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज हैं उनके जो पोलन ग्रेन है वो भीग जाते हैं, उससे बचने के लिए उनके ऊपर एक कवरिंग है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहती है उसको बचाने के लिए। अब क्या बात करें, जो चीज़ वाटर और विंड से हो रही है वो फ्लावर जो है वो ज़्यादातर कलरफुल नहीं होंगी, क्योंकि उनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगी, क्योंकि उनको किसी को कुछ देना नहीं है। अब होता क्या है कि जो फ्लावर जो हमारे पास बीज, बटरफ्लाइज, बीटल, वास्प, आंट, मॉस, बर्ड, या फिर हम बोले प्राइमेट्स या रियल बोलें, मतलब क्या है कि जो भी फ्लावर जो है वो एनिमल या इंसेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी इंसेक्टेड पोलिनेटेड फ्लावर है वो लार्ज होते हैं, फ्लावर कलरफुल होते हैं, और फ्रेगनेंस आती है उनके अंदर से, ठीक है। और उनके पास नेक्टर होता है देने के लिए। तो जब फ्लावर जो होता है अगर छोटे होते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्लस्टर बना लेते हैं और अपने आप को इन्फ्लोरेंस बनाते हैं, जिससे कि उनको कीड़े मकोड़े, उनको इंसेक्ट्स उनको देख सकें, ठीक है। अब जो फ्लावर्स हैं जो पोलिनेटेड होते हैं फ्लाइज और बीटल की हेल्प से, वो सेक्रेट करते हैं फाउल सड़ी हुई स्मेल। अधिकतर क्या होता है कि अच्छी खुशबू दी जाती है, पर बीटल और फ्लाइज के लिए सड़ी हुई स्मेल प्लांट जो होते हैं वो निकालते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और वो आते रहे, एनिमल्स आते रहे फ्लावर के पास, इसलिए फ्लावर जो होता है उनको नेक्टर और पोलन ग्रेन एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड की तरह उसको देता है, ठीक है। अब उस रिवॉर्ड को हार्वेस्ट करने के लिए एनिमल जो है वो बार बार विजिट करते रहते हैं, इसी बहाने वो एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। अब मान लेते हैं वो पहले फीमेल के पास गया तो वहाँ पे मेल के पास गया, मेल से उसने क्या करा, अपने ऊपर गलती से क्या चिपका लिया, पोलन ग्रेन चिपका लिया। अब क्योंकि वो स्टिकी होते हैं, अब वो पोलिनेटेड फ्लावर के पास जाएगा, मतलब फीमेल के पास जाएगा, वहाँ पे पोलिनेशन करा देगा और अल्टीमेटली वो फर्टिलाइजेशन कर जाएंगे। अब हर जगह ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है वो नेक्टर और पोलन ग्रेन ही रिवॉर्ड में रखता है। बहुत जगह जो होता है जो फ्लावर है वो फ्लोरल रिवॉर्ड के नाम पे जगह देता है कीड़े को, इंसेक्ट्स को एग ले करने के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास अमोर्फलस है जो कि 6 फीट हाइट है, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास युक्का एंड मॉथ। तो मॉथ के लार्वा के लिए मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉथ जो है वो अपने एग को ले करता है युक्का के लोक्यूल में, ठीक है। और वो मॉथ उसका क्या फायदा करता है, वो मॉथ जो होता है युक्का को फर्टिलाइज करवाने में हेल्प करता है। अब हमारे पास है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है कि इसमें मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट जो है हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या है, मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों सेम प्लांट पे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस करना यूज़ क्यों करना है, उसका पहले बोलते हैं अगर कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन होता रहा तो होता क्या है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, मतलब कोई ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं होगी। तो हमको डेवलप करने पड़े, प्लांट को डेवलप करने पड़े अलग अलग डिवाइसेस जिससे वो डिस्करेज कर सके सेल्फ पोलिनेशन को और इनकरेज कर सके क्रॉस पोलिनेशन को। अब कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं स्टिग्मा, और पोलन रिलीज करते हैं और स्टिग्मा दोनों, मतलब पोलन और स्टिग्मा दोनों ही नॉट सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, मतलब दोनों ही अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। या तो ऐसा होगा कि पोलन जो है वो पहले
निकल गया होगा स्टिग्मा से के रिस्पेक्ट में, या फिर ऐसा बोलूँ स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया होगा कंपेयर टू पोलन के उसमें। और कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि जो एंथर है, जो स्टिग्मा है, दोनों की पोजीशन बहुत दूर दूर होती है, जिससे वो दोनों आपस में कांटेक्ट में ना आ सकें अगर वो सेम फ्लावर के हैं तो हुआ कि ये जो डिवाइसेस हैं ये प्रिवेंट कर पा रहे थे ऑटोगेमी। पर तीसरे डिवाइस क्या, पहला डिवाइस हमने क्या पढ़ा कि दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना, तो बोलते हैं नॉट सिंक्रोनाइज। दूसरा हमने पढ़ा कि उनकी पोजीशन अलग अलग होती है, ठीक है। तीसरा बात ये कर रहा है कि ये इनब्रीडिंग इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि खुद के ही पोलन ग्रेन को वो स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसके अंदर हमने क्या कर रहे हैं कि जेनेटिक मैकेनिज्म उसने जेनेटिक मैकेनिज्म का यूज़ करा प्रिवेंट करने के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। तो हुआ क्या कि और तीसरा हमने क्या पढ़ा कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो 3 हमने ये डिवाइसेस पढ़े कि जिससे आउटब्रीडिंग को इंक्रीज, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि पोलन ट्यूब जो तो ग्रोथ होती है, और दूसरा डिवाइस क्या है कि अगर हमको सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है, और प्रोडक्शन किस पे है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा है। अगर बोथ मेल एंड फीमेल ऑन द प्रेजेंट द सेम प्लांट, जैसे कि कैस्टर और मेज की बात है, दोनों ही सेम प्लांट पे है, तो यहाँ पे प्रिवेंट कर सकता है ये ऑटोगेमी को, तो भी रोक सकता है, ठीक है। पर जिटनोगेमी पे कभी नहीं रुकता। मतलब क्या कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर हैं, तो एक टाइम के लिए बोल सकता हूँ ये मोनोसियस प्लांट है, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एक टाइम के लिए ऑटोगेमी को रोक सकता है, पर ये जिटनोगेमी को कभी भी नहीं रोक सकते। तो और कुछ स्पीसीज होती हैं जैसे कि पपाया, जो एक्चुअल में क्या है कि अलग अलग प्लांट में मेल फीमेल होते हैं, तो इस कंडीशन में वो ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों को प्रिवेंट कर सकती है, पर कैस्टर और मेज में नहीं कर सकती। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या है कि पोलिनेशन जो है वो गारंटी नहीं देता कि पक्का राइट टाइप का पोलन आया है पिस्टल के पास, या रॉन्ग टाइप का पोलन आया है पिस्टल के पास। तो पिस्टल के पास एबिलिटी होती है ये पहचानने की कि राइट टाइप का पोलन है या रॉन्ग टाइप का पोलन है। अगर राइट टाइप का पोलन होगा तो पोलन जो पिस्टल है वो एक्सेप्ट कर लेगी और प्रमोट करेगी पोस्ट पोलिनेशन इवेंट, ठीक है। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट के नाम पे क्या होता है कि अगर रॉन्ग टाइप का पोलन है तो पिस्टल जो कि रिजेक्ट कर देगी, प्रिवेंट करेगी पोलन जर्मिनेशन को स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, ये जो एबिलिटी है पिस्टल की पहचानने के लिए, ये एक्सेप्टेंस है रिजेक्शन, ये रिजल्ट है क्या, उसके बीच में कंटिन्यूस डायलॉग्स होते हैं। वो डायलॉग्स किसके थ्रू होते हैं, वो केमिकल मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर वो कॉम्पेटिबल पॉलिनेशन हुआ तो स्टिग्मा जो है वो प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब को, ठीक है। और जो कंटेंट है पोलन ग्रेन का वो मूव करना स्टार्ट कर देगा अंदर की तरफ। तो पोलन ट्यूब जो है वो टिश्यूज़ के अंदर स्टिग्मा के ग्रो होना शुरू करेगी और रीच करने की कोशिश करेगी ओवरी के पास, ठीक है। अब जो भी पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में गिरा है वहाँ पर, तो उन सच प्लांट में क्या होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड करते हैं और 2 मेल गैमेट बना लेते हैं जब वो पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं, ठीक है। पर जैसे कुछ प्लांट हमने पढ़ा तो 3 सेल स्टेज होते हैं, तो पोलन ट्यूब के बनने से पहले स्टार्टिंग में ही उनके पास 2 मेल गैमेट होते हैं। अब ओव्यूल जो है वो थ्रू द माइक्रोपाइल वो एंटर कर जाते हैं सिनर्जिड के अंदर, और किसकी हेल्प से, फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से। तो ऐसा वो सोचते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो एक डायनेमिक प्रोसेस, मतलब कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ प्रमोशन और इनहिबिशन हो सकता है पोलन का, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे पास जैसे पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, बाल्सम, विनिका, ये जो ये ड्रॉप हम डाल सकते हैं किसके, शुगर सॉल्यूशन की, जिसमें शुगर कंटेंट कितना 10% होगा। हम वेट करेंगे 15 से 30 मिनट, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लो माइक्रोस्कोप के अंदर कि वहाँ पे पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करनी शुरू कर जाएगी, ठीक है। अब क्या बात करें कि जो ब्रीडर हम करवाना, जो ब्रीडर मतलब जो हम हैं जो हम करवा रहे हैं ब्रीडिंग, उनको ब्रीडर बोल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कंबाइन करते हैं 2 अलग अलग डिज़ायरेबल कैरेक्टर को, कमर्शियली सुपीरियरली चीज़ होती है उसको बोलता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हम चाह रहे हैं कि कुछ नए कैरेक्टर आएँ, तो हम 2 सुपीरियर कैरेक्टर को चूज़ करके कुछ नया बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो मेजर अप्रोच क्या है इसके अंदर कि यही है इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, मतलब क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर मेजर अप्रोच क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है जिससे हम क्या करते हैं, ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन को ही पोलिनेशन करवाते हैं। स्टिग्मा को हम प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द कंटेमिनेशन की, कोई भी रैंडमली आके इसके ऊपर आके
ना ग्रो कर जाए। तो हम यहाँ पे दो मेथड यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक है बैगिंग, दूसरा है इमैस्कुलेशन। तो होता क्या कि अगर फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल और फीमेल दोनों हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि वहाँ से एंथर को हटा दें, ठीक है। और एंथर जब उस वो डाइसेंस करे उससे पहले हटा दें, किसकी हेल्प से, फोर्सेप की हेल्प से। उस हटाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इमैस्कुलेशन। अब जो भी फ्लावर हमने इमैस्कुलेटेड करा है तो उसके स्टिग्मा को हम कवर कर देते हैं एक बटर पेपर से, जो कि प्रिवेंट करता है कि कोई भी रैंडमली पोलिनेशन, अनवांटेड पोलिनेशन उस पर आके चिपक ना जाए। तो उसको कवर करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग, ठीक है। जब स्टिग्मा बैग्ड होता है तो उसके अंदर वो अटेन करता है अपनी मैच्योरिटी, और पोलन ग्रेन को हम इकट्ठा करके मेल पेरेंट से उसके ऊपर डाल देते हैं और पोलन फ्लावर को दोबारा रीबैग्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर फीमेल पेरेंट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसके अंदर इमैस्कुलेशन करें। फीमेल फ्लावर बर्ड जो होती है हम उसे बैग्ड कर देंगे, जिससे पहले वो खुले उससे पहले हम उसको ढक देंगे, ठीक है, जिससे रैंडमली आके कोई भी अटैच ना हो जाए। अब हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि जब जैसे ही आफ्टर एंट्रिंग द सिनर्जिड, ये दो सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड के अंदर एंट्री होता है तो पोलन ट्यूब जो है रिलीज करते हैं दो मेल गैमेट, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड के अंदर। अब होता है कि एक मेल गैमेट जो होता है वो मूव करता है एक सेल की तरफ और फ्यूज करता है न्यूक्लियस के साथ, और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और उसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो सेल है मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियस की तरफ जाता है, जो कि सेंट्रल सेल के अंदर है, और फ्यूज करता है ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे 3 हैप्लोइड न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे थे इसलिए हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो सिनगैमी प्लस में ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो ये इवेंट है ये यूनिक इवेंट बनाता है एक फ्लावरिंग प्लांट के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्लावरिंग प्लांट में एक यूनिक इवेंट है। अब होता है कि ये सेल है, जो सेंट्रल सेल है, वो फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है और डेवलप होता है एक एंडोस्पर्म के अंदर, और जो जायगोट है वो अपने आप को एम्ब्रियो में डेवलप कर लेता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंडोस्पर्म जो है वो आगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प कराता है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो कंटिन्यू डिवाइड करता है और फॉर्म करता है ट्रिप्लोइड टिश्यू एंडोस्पर्म, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। और जो सेल है इस टिश्यू के अंदर वो फील्ड होते हैं नरिशमेंट फूड मटेरियल के लिए, जो मतलब उनके अंदर फूड रिजर्व होता है जो हेल्प करवाता है नरिशमेंट के लिए, ठीक है। आगे बात करें डेवलपिंग, जो एम्ब्रियो है वो मोस्ट कॉमन है किसके अंदर, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के लिए। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है वो आगे जाके डिविजन्स शो करते हैं, न्यूक्लियर डिविजन शो करते हैं, गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियर। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और इसके अंदर सेलुलर फॉर्मेशन होना शुरू रहता है, तो एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर बन जाता है। जब तक फ्री न्यूक्लियाई होता है सेलुलराइजेशन से पहले, उस न्यूक्लियस की अमाउंट वेरी करती है, ठीक है। जैसे कोकोनट का एग्जांपल ले लें, जो वाटर है, वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, और जिसकी वाइट कर्नल लेयर है वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। अब एंडोस्पर्म या तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा या कुछ बच जाएगा। अगर कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो उसके एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट और बीन। अगर बच जाएगा तो उसके एग्जांपल है कैस्टर और कोकोनट। तो एम्ब्रियो की बात करते हैं हम। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो माइक्रोपाइल एंड के ऊपर होती है, किसके, एम्ब्रियो सेके, क्योंकि वहाँ पे जैगोट प्रेजेंट था। अब अधिकतर जैगोट जो है वो तभी डिवाइड करना शुरू होते हैं तो एंडोस्पर्म बन चुका होता है। ये एक्चुअली में एक एडेप्टेशन है जो एक इंश्योर करती है कि उनको नरिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि जो भी सीड अलग अलग वेरी करता है, पर अर्ली स्टेजेस में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है जिसको एम्ब्रियो जेनी बोलते हैं, वो दोनों में मोनोकोट और डाइकोट में सेम होता है। अगर डाइकोट एम्ब्रियो जेनी के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट होती है, पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप, और फिर मैच्योर्ड एम्ब्रियो के लिए बात करते हैं। डाइकोट के एम्ब्रियो के अंदर क्या कंसिस्ट होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस कंसिस्ट होता है और 2 कोटिलेडन कंसिस्ट होता है। अगर हम उसका एग्जांपल देखें तो कुछ ऐसा है कि 2 कोटिलेडन है और यहाँ से एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो इसके ऊपर वाला जो होता है हमारे पास वो एपिकोटाइल और नीचे वाला क्या होता है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो होता है टर्मिनेट बाय द रूट कैप या रेडिकल बोल दो, और एपिकोटाइल जो है वो टर्मिनेट बाय द प्लीम्यूल।
तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है, जो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर पाया जाता है उसे एपिकोटाइल बोलते हैं, टर्मिनेट बाय द प्लूम्यूल या स्टेम टिप, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है बिलो द लेवल ऑफ द कोटिलेडन उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और लोअर एंड है वहाँ पे क्या होता है रेडिकल या रूट टिप, और ये दोनों ही कवर्ड होते हैं बाय द रूट कैप। मोनोकोटिलेडनस के अंदर क्या होता है, एक ही कोटिलेडन होता है, ग्रास फैमिली में उस कोटिलेडन को स्कूटेलम बोलते हैं, जो कि सिचुएटेड होता है साइड में किसके एम्ब्रियोनल एक्सिस के, जिसके लोअर एंडल में एम्ब्रियोनल एक्सिस के क्या होता है रेडिकल होता है और रूट कैप होता है, और वो कवर्ड होते हैं किसके द्वारा, एक अनडिफरेंशिएटेड सीड जिसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जो पोर्शन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव होता है उसमें अटैचमेंट होता है स्कूटेलम की, और एपिकोटाइल बोले, एपिकोटाइल जो है वो सूट एपेक्स और कुछ लीफ प्राइमोर्डिया से क्लोज होता है, होलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोलियोप्टाइल। अब हमारे पास है क्या एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे कि एस्ट्रेशियो ग्रेशिये, इसके अंदर क्या होता है कि फ्रूट तो बन जाता है पर सीड भी बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एग्जांपल एस्ट्रेशियो ग्रास। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है पर ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जहाँ पर एपोमिक्टिक सीड हम बना सकते हैं। कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो डिप्लॉयड एग रिड्यूस नहीं होती, सीधी वो डेवलप हो जाती है एक एम्ब्रियो के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, हमारे पास सिट्रस और मैंगो इसलिए एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं सराउंडिंग बाय द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग और वो अंदर जाना शुरू कर देते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास एग्जाम्पल बनता है कंटेन करने वाली मैनी एम्ब्रियो, तो इसलिए वो कंडीशंस बन गई पॉली एम्ब्रियोनी। बात समझ आई। आगे बात करते हैं हमारे पास की जब कल्टीवेशन करते हैं कि हाइब्रिड ट्रिमेंडेंसली इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, की आज के टाइम पे हाइब्रिड सीडों का बहुत चलन है। ठीक है, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है। तो हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम क्या हाइब्रिड सीड की, कि ये जो हर साल हमको बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सीड को कलेक्ट करके हम दोबारा उगा सकें, अगर हमने उगाया तो जो भी प्रॉपर्टी थी वो सेग्रेट हो रहेगी, वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो होता है कि हाइब्रिड सीड जो वो बहुत ही महंगे होते हैं, तो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अगर हम हाइब्रिड सीड को एपोमिक्टिक सीड की हेल्प से ग्रो करवाएं तो कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगा, तो जो फार्मर है वो रख के अगले साल दोबारा ग्रो करा सकते हैं। तो क्या होता है कि उनको दोबारा वो खरीदने नहीं पड़ेंगे।